नमस्ते दोस्तों। मनुष्य के पूरे इतिहास के सबसे बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ओशो से बहुत से मित्रों ने आग्रह किया कि वो प्रेम के ऊपर कुछ बोलें, और जब उन्होंने प्रेम के ऊपर बोलना शुरू किया तो पूरे देश में एक क्रांति सी आ गई, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में हम प्रेम को समझते आए थे, ओशो ने उसको एक नया दृष्टिकोण दिया और उस नए दृष्टिकोण से वो सारी चीज़ें शुरू हुई और उन्होंने प्रवचनों की एक पूरी श्रृंखला निर्मित कर दी। और श्रृंखला बाद में प्रसिद्ध होने के बजाय बदनाम ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि प्रेम को समझना लगभग असंभव है। प्रेम पाना, प्रेम देना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रेम को समझने के लिए हमको इसको विभिन्न आयामों में समझना पड़ेगा। मैं आज आपको एक नया दृष्टिकोण दे रहा हूँ प्रेम के ऊपर सोचने का। इस पर सोचिए, विचार कीजिए और अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराइएगा, मुझे भी बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं मेरे विचारों के संबंध में। जहाँ तक प्रेम की बातें हैं, प्रेम को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसके कितने आयाम हैं। प्रेम के बहुत आयाम हैं। प्रेम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल यानी कि जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और बहुत से विज्ञान का समन्वय को समझते हुए ही प्रेम को समझा जा सकता है, अन्यथा प्रेम को समझना लगभग असंभव है। जी बिल्कुल, इसको एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, इसके जीव वैज्ञानिक पहलू को लेते हैं। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि प्रेम जो है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। पहली बात तो यही गलत होती है, क्योंकि प्रेम दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली घटना नहीं है। ये दो व्यक्तियों के एक हो जाने की घटना का नाम है। प्रेम हिंदी में अगर इसके शब्द को संधि विच्छेद करके समझें, प्रे जमा मैं, मीन्स जो मैं से परे हो गया है। अब भाई, मैं से परे होना, मैं से परे होने के लिए सबसे पहले तो मैं होना पड़ेगा ना। हम मैं कहाँ हैं? मैं तो हम है ही नहीं, हम तो हम हैं। हम जैसे, अब इसको हम पहले इसके जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिकल पहलू पे लेते हैं। अब बायोलॉजिकल पहलू पे ये लड़की है जो एक किस चीज से निर्मित है? ये तो एक्स से निर्मित है। एक एक्स इसका माँ से आया है, दूसरा एक्स इसके पिता से आया है। ये दोनों एक्स कांस्टेंट स्ट्रगल में हैं, लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष में है, कन्फ्लिक्ट में है, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस तरह से एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गया है। स्त्री के शरीर में, लड़की के शरीर में ऑलमोस्ट सभी वो ऑर्गन्स हैं जो पुरुष के में है, ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसे उसके पिता से हार्मोन्स मिले हैं वो भी काम कर रहे हैं। ठीक बात। इसी तरह ये पुरुष है, ये लड़का है, ये लड़के का जो उसको एक्स मिला है अपनी माँ से और जो पिता से मिला है वाई, इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष है। और आपको तो पता ही है कि इस एक्स वाई के खेल में, इस क्रोमोसोम के इस मेल में वाई जो है वो वाई ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये व्यक्तित्व जो है, ये व्यक्तित्व एक नहीं है, ये कम से कम दो है बायोलॉजिकली, और वैज्ञानिकों की माने तो ये कम से कम 4 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 4 पीढ़ी तक कम से कम उसका डीएनए स्ट्रक्चर, उसके क्रोमोसोम्स, उसका जो हार्मोनल साइकिल है वो काम करता है। चलो 4 ना मानो, 2 तो आपको इस व्यक्ति के अंदर मानना ही पड़ेंगे। उसका वाई और उसका एक्स जो उसे पिता से प्राप्त हुआ है वो लगातार कांस्टेंट स्ट्रगल में है। इस तरह ये लड़की, तो बायोलॉजिकल भी ये 2 व्यक्ति आपस में करीब नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये 4 व्यक्ति एक दूसरे के करीब आ रहे हैं।
ये तो हो गया इसका बायोलॉजिकल पहलू। अब इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखो। अब ये लड़की है, इस लड़की की टीचिंग अलग ढंग से, इसके पेरेंट्स की शिक्षा दीक्षा अलग ढंग से, इसके पीएस ग्रुप अलग से, इसकी सामाजिक व्यवस्था अलग, इसका सब कुछ अलग है। और ये इस मनोवैज्ञानिक पहलू के रूप में ये अनेक हो गई है। मीन्स स्प्लिट पर्सनालिटी है। याद रखना, मैं स्प्लिट पर्सनालिटी, खंड व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। जो लड़की है ये एक खंडित व्यक्तित्व है। लड़की ही नहीं, ये जो लड़का है, ये लड़का भी एक खंडित व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि इसके टीचर्स ने इसको सिखाया है, इसके पेरेंट्स ने इसको सिखाया है, इसके दोस्तों ने इसको सिखाया है, इसने समाज से सीखा है, इसने पढ़ा है, इसने तथाकथित धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, इसने और दूसरी किताबें पढ़ी हैं। तो ये अनेक अनेक व्यक्तित्व के समूह का नाम है। तो इसका मतलब ये अकेला नहीं है, ये मैं नहीं है, ये हम हैं। तो ये विभिन्न तरह के यानी कि दे इकट्ठे होके वी का आभास देते हैं और होना है मैं। जब तक ये सिंगल व्यक्तित्व नहीं होगा, जब तक ये अपने इस स्प्लिट पर्सनालिटी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक प्रेम असंभव है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो व्यक्तित्व है, ये जो दो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो किसी भी रूप में है, चाहे वो लड़का लड़की के रूप में है, चाहे वो दो दोस्तों के रूप में है, चाहे वो समाज के अन्य पहलुओं के रूप में है, वो जब भी इकट्ठे होते हैं तो वो दो नहीं होते हैं। वो भले ही दो शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से बहुआयामी है, बहुवचन में है। मीन्स प्लूरलिज्म की बात हो रही है। और प्रेम तो सिंगुलरिज्म है, एकात्मकता है। आपने सुना है ना अद्वैत। ये जो अद्वैत वर्ड है, अद्वैत को भी अगर हम संधि विच्छेद करके समझे, अ जमा द्वैत है, यानी कि अद्वैत मीन्स दो नहीं। अब ये नेगेटिव पहलू होगा, ये भी ध्यान से देखोगे तो आप, क्योंकि ये इसका नकारात्मक पक्ष ही हो गया। क्योंकि ये एकात्मक की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि दो नहीं है। इस दो व्यक्तित्व में से एक होना है, इन चार व्यक्तित्वों में से एक होना है, इन बहु व्यक्तित्वों को एक होना है। तो मैं से परे जाना है। इस अनेक अनेक जो व्यक्तित्वों का समूह हो गया है, जो हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई है, उस स्प्लिट पर्सनालिटी को से पार जाते हुए हमें एक व्यक्तित्व बनना है, एक बनना है। समझे जी? नहीं तो वही हाल हो जाएगा जो मीरा बाई का था। मीरा बाई ने क्या कहा? जो यह मैं जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। जब मीरा बाई जैसी उच्च कोटि की संत को भी ये कहना पड़ा, कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम के लिए शारीरिक उपस्थिति भी होनी जरूरी है। जी हाँ, ये जो हम प्रेम की बात करते हैं ना, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, प्योर लव, सांसारिक लव और ना पारलौकिक प्रेम, उस लोक का, देखिए ये सारा का सारा शरीरों से ही शुरू होता है। ये आपको इन चीजों के पार जाना ही पड़ेगा। किस तरह से? प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। यानी कि प्रेम तो इतना सूक्ष्म है कि इतना सूक्ष्म है कि उसमें दो नहीं समा सकते। और समस्या ये है कि हम दो हैं ही नहीं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से अनेक हैं, हम बायोलॉजिकल रूप से अनेक हैं, हम सोशियोलॉजिकली समाज के अनुसार अनेक अनेक व्यक्तित्वों का समूह है। तो इन सब से पार जाके हमें एकाकार होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या कहना पड़ेगा? मिलना बहुत कठिन है रे, मिलना बहुत कठिन है रे,
कैसे मिलूं पिया जाए, मिलना बहुत कठिन है रे। कैसे मिलूं पिया जाए, ऊंची गैल राह रपटीली। समझ गए ना, गली बड़ी ऊंचाई है और उस पे चढ़ने वाली जो राह है वो भी काफी रपटीली है, मीन्स स्लिपरी है। मीन्स दिस स्ट्रीट इज ए वेरी स्लिपरी। सोच समझ पग धरू रे जतन से, बार बार डिग जाए। धी भई सूरत पुरुष भया भवरा, मिलना बहुत कठिन है रे। कैसे मिलूं पिया जाए। अभी मिलना कठिन इसलिए है क्योंकि ये जो खंडित व्यक्तित्व है, जो स्प्लिट पर्सनालिटी है, ये इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि क्राउड से मिल रहा है। जी हाँ, भीड़ से मिल रही है। और जब भीड़ से मिलेगी तो जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे प्राणों में वो अभिप्सा है, जिसकी चाहत है, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो समझे, अब इस बायोलॉजिकल आयाम से, इस हार्मोनल से, इस मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, इस मैं के परे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अर्धनारीश्वर होना पड़ेगा। ये बुद्धत्व की बात बहुत हो चुकी है। एनलाइटेंड वगैरह छोड़ो, आपको अर्धनारीश्वर होना पड़ेगा। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि ये जो व्यक्तित्व है, जो ये पुरुष का व्यक्तित्व है, जो एक्स और वाई की कांस्टेंट स्ट्रगल है, इसका वेल बैलेंस्ड चाहिएगा, इसका सही संतुलन चाहिएगा। जब ये संतुलन सधेगा तब ये व्यक्तित्व एक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस स्त्री को, इस लड़की को भी अपने इस खंडित व्यक्तित्व, इस स्प्लिट पर्सनालिटी के बाहर जाके एक होना पड़ेगा। इसके एक्स का वेल बैलेंस्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब दोनों ये बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब आप देखिए कि प्रेम है एकाकार होने का नाम, लेकिन एकाकार तो हो ही नहीं रहे हैं। अभी तो हम हैं, हम के बाद हमें दो होना है। सबसे पहले तो ये एक होगा, ये एक होगा। अब इन दोनों एक को भी, यानी कि एक प्लस एक इक्वल एक जमा एक बराबर एक होना पड़ेगा। अब इस व्यक्तित्व, दो व्यक्तित्वों को एक होना पड़ेगा। वो कहानी सुनी होगी आपने कि दो प्रेमियों के बीच किसी वजह से विवाद हो गया और प्रेमी बाहर चला गया। प्रेमिका या पत्नी घर पे रुक गई। काफी दिनों बाद वो वापस लौटा, आके उसने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, और उसने खटखटा के कि जब आवाज आई तो अंदर से पत्नी ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं। कहानी कहती है दरवाजा नहीं खुला। फिर वर्षों बीत गए। फिर उसके बाद दरवाजा फिर खटखटाया गया, और इस बार जब दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आवाज फिर आई, कौन? बाहर से आई। जो आवाज थी वो कहती थी, तू 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 ही तू। मीन्स जब ये दो मिलके तू ही तू हो जाएंगे तो प्रोसेस समझ लेना आप। पहले तो दे से वी होना पड़ेगा, ठीक है, वी से आई होना पड़ेगा, और आई से यू होना पड़ेगा। मैं से परे जाना पड़ेगा, और प्रे यानी के पर में भी मैं ढूंढना पड़ेगा। और वो कब संभव है? जब आप अर्धनारीश्वर हो जाएंगे, मीन्स वेल बैलेंस्ड हो जाएंगे। जब आप हो जाएंगे, आप हम नहीं रहेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। इसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है, जो हम नहीं करना चाहते। आप पूरी की पूरी दुनिया को उठा के देख लीजिए, आप नहीं पाएंगे कि कोई ध्यान करता हो। गिने चुने लोग उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। आपको कथाओं में भीड़ मिलेगी, आपको सत्संगों में भीड़ मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो कुछ करना नहीं ना, खुजली करते रहो, बकवास करते रहो, कुछ करते रहो। ध्यान का अर्थ है अपने साथ जुड़ना, और अपने साथ तो हम जुड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम अपने साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हम नहीं, हम तो दे हैं, वे हैं, भीड़ का समूह है अंदर, जो कांस्टेंट स्ट्रगल में है, जो टा को टिंग चुंग को ची छिंग करता रहता है।
तो आपको ये अर्धनारीश्वर के उस बहुआयामी रूप से निकल के उस अर्धनारीश्वर में आपको आना पड़ेगा। तो हमने जो बात की तो उसके लिए कथाओं से नहीं, उसके लिए है ध्यान। अब ध्यान के साथ समस्या ये होगी कि ध्यान के साथ वो मंत्र के साथ बंदर लगा दिया। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, कि वो कहानी कहती है कि एक ऋषि के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा मंत्र दे दीजिए कि मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए। उस ऋषि ने भी कहा कि चलो मैं तुझे एक मंत्र दे देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। लेकिन अभी लेकिन पे ध्यान देना, लेकिन आप याद रखना कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो आपको बंदर याद नहीं आना चाहिए। अब क्या ऐसा संभव है? अब जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे वो बंदर याद आ जाएगा। इसे कहते हैं मंत्र पे बंदर। और मंत्र पे बंदर लगा दिया ध्यान के नाम पे। आंख बंद करके रीढ़ सीधी हो, आप पद्मासन में बैठे हो, आपका शरीर अड़िग रहे, हिले नहीं। सजा दे रहे हो क्या? जब चीज इतनी आसानी से कही जा सकती है तो उसको इसको मुश्किल बनाना क्यों जरूरी है? जी नहीं, ध्यान बहुत सी आसान प्रक्रिया है। सबसे आसान काम जो है वो ध्यान ही हो सकता है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें। अब ध्यान के बारे में भी बहुत है, दुनिया भर के ध्यान हो गए। जिसे देखे वो ध्यानी, जिसे देखे वो गुरुजी। भाई 3 रास्ते हैं, समझे? बहनों भी हैं शामिल, भाई में जब बात करता हूँ तो या तो भगवान शिव की दी हुई पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियां दी गई हैं उनका किया जाए, या ओशो की भी बहुत सी विधियां हैं। ओशो की विधियों में कुंडलनी ध्यान को किया जाए। सारे ध्यान बहुत बढ़िया है ओशो के दिए हुए, मैं कुंडलनी की बात कर रहा हूं। कुंडलनी के तीसरे चरण में आप लेट जाइए और तीसरा चरण बैठने का, चौथा चरण लेटने का जो है, इन दोनों चरणों को, दोनों स्टेप्स को इकट्ठा कर लीजिए और उसे 30 मिनट के बजाय आप 40 मिनट का कम से कम कीजिए। यानी कि पहले में बॉडी शेकिंग कीजिए, दूसरे में आप डांस कीजिए और तीसरे में लेट जाइए और लेट के अपने शरीर को महसूस कीजिएगा और 40 मिनट से ज़्यादा। या तीसरा तरीका ये है कि मैं आपको इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के आपको बड़े ही आराम से एक विधि देता हूँ जिसका नाम है रिलैक्सिंग। मेरे YouTube चैनल पे है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा उसका। अगर आप मुझे पर्सनली लिखोगे, आप मुझे लिख सकते हो, मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे नीचे मेरी ईमेल आईडी दी गई है, उस पर लिख सकते हो, मैं आपको वो ध्यान की विधि भेज दूंगा। तो ये ध्यान आपको करना ही पड़ेगा। मेरा अपना सुझाव ये है कि समय के अनुसार ध्यान विधियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए जो मैं रिलैक्सिंग वाला ध्यान दे रहा हूँ उस ध्यान का आप कोशिश कीजिएगा और आप अर्धनारीश्वर बनिएगा। अगर आप अर्धनारीश्वर बन गए तभी प्रेम संभव है, याद रखना। उससे पहले प्रेम एक सपना है, एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट तभी पूरी होगी जब आप अर्धनारीश्वर बनेंगे। और आपको अर्धनारीश्वर बनना ही पड़ेगा अगर आपको अपने जीवन में और इस दुनिया में प्रेम लाना है तो। उसके बिना प्रेम असंभव है। तो मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और कह दूं कि आप ये याद रखना कि विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 व्यक्तियों की ज़रूरत है, ओशो ने कहा था 200 व्यक्तियों की ज़रूरत है। समय बहुत तेज़ गति से बदल गया है क्योंकि विकास इतनी तेज़ गति से हुआ है। इस संसार में एक आध्यात्मिक और प्रेम की क्रांति लाने के लिए हमें 75,000 अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है। यह एनलाइटेंड बुद्धत्व वर्ड छोड़ो, अर्धनारीश्वर 75,000 अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है और वो आप बन सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ, जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो। ठीक है जी, थैंक यू। अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके जीवन में प्रेम की कामना करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप जल्द ही अर्धनारीश्वर बनेंगे और इस संसार में प्रेम की महक पैदा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते।